Partition and unification of Germany. Germany was the main cause behind both the world wars. जर्मनी मुख्य कारण रहा दोनों ही वर्ल्ड वॉर के पीछे. It faced a humiliating defeat in the World War II. और इसको बहुत बुरी हार झेलनी पड़ी, एक इंसल्टिंग हार झेलनी पड़ी वर्ल्ड वॉर 2 में. All its state administration and economy collapsed completely. इसका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पूरी जो इकोनॉमी थी, पूरी तरह से तबाह हो गई. There was not a single large party left in the whole of the Germany that could rule the nation. अब पूरे जर्मनी के अंदर कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं बची जो नेशन पर रूल कर सके. In addition to that, there was fear that Germany would pose threat to the world once again if it emerges as a military power once again. साथ साथ ये भी खतरा था कि जर्मनी जो है फिर एक और बड़ा खतरा हो सकता है दुनिया के लिए अगर वो एक बार फिर से मिलिट्री पावर के तौर पर तैयार हो गया. Therefore, the defeated Germany was divided into 4 administrative segments. अब ये जो हारी हुई जर्मनी थी इसको 4 एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट्स में बांट दिया गया. The Soviet Red Army in the later phase of the war had captured the eastern part of the Germany. जो सोवियत रेड आर्मी थी उसने आखिरी दौर में जो वॉर का था जर्मनी का ईस्टर्न पार्ट जो है वो हथिया लिया. Therefore, it was accepted that Eastern Germany would remain in their control. तो ये बात मान ली गई कि ईस्टर्न जर्मनी जो है अब उनके कंट्रोल में रहेगा. Whereas it was decided that America would control southwest side of Germany. दूसरी तरफ ये डिसाइड हुआ कि अमेरिका जो है वो साउथ वेस्ट साइड जो जर्मनी का है उसे कंट्रोल करेगा. फ्रांस वुड कंट्रोल इट्स एरिया नियर फ्रांस. फ्रांस उस एरिया को कंट्रोल करेगा जो फ्रांस के पास है. While Britain would control areas of Germany bordering Belgium and Holland. अब ब्रिटेन उन एरियाज को करेगा कंट्रोल जर्मनी के जो बॉर्डर कर रहे हैं बेल्जियम और हॉलैंड को. अमेरिका, फ्रांस एंड ब्रिटेन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सर्टेन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट. अब अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो सभी यही सोच रहे थे कि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो है कुछ किया जाए. मीनवाइल एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड डाउट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बिटवीन द 2 पावर ब्लॉक्स. अभी एक और जो कहते हैं ना भरोसा नहीं है, शक है, ये सब चीजों की शुरुआत हो गई 2 सुपर पावर ब्लॉक्स के बीच में. अमेरिका एंड द अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एस्टैब्लिश्ड फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी. अब अमेरिका और जो बाकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने बनाया फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी. दिस वाज एडमिनिस्ट्रेटिवली जॉइंड बाय अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस. यहाँ पर 3 कंट्रीज इसमें जुड़े हुए थे, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस. ऑन द अदर साइड द सोवियत यूनियन आल्सो डिक्लेयर्ड ईस्ट जर्मनी एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट जर्मनी. दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने ईस्ट जर्मनी डिक्लेयर करा या उसको कहा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट जर्मनी. Thus, after the war, 2 independent German states came into existence, namely West Germany and East Germany. तो वॉर के बाद 2 इंडिपेंडेंट जर्मन स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आए. एक का नाम था वेस्ट जर्मनी जो डेमोक्रेटिक था, दूसरा था ईस्ट जर्मनी जो कम्युनिस्ट था. As Germany's 3 western segments were united, 3 administrative segments of Berlin also united. अब क्योंकि जर्मनी के तीनों वेस्टर्न सेगमेंट्स जो हैं वो एक हो गए थे, इस वजह से 3 एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट्स जो बर्लिन के थे वो भी एक हो गए. In a reaction to this, Soviet Union in April 1948 declared Berlin blockade. इसके रिएक्शन में सोवियत यूनियन ने अप्रैल 1948 में डिक्लेयर कर दिया कि अब बर्लिन की घेराबंदी कर ली जाए. This resulted in tremendous tension between the Soviet Union and the Western countries. अब इससे क्या हो गया, सोवियत यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में तनाव खड़ा हो गया. Later on, a high and a 42-kilometer long wall separating western and eastern Berlin was constructed. बाद में क्या हुआ, 42 किलोमीटर लंबी एक बहुत ऊंची दीवार जो है जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न बर्लिन को सेपरेट करती है वो बनाई गई. The communist government tried to prevent thousands of East German citizens from jumping and entering into the free atmosphere of Western Germany. अब ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी ये कोशिश कर रही थी कि हजारों की संख्या में जो ईस्ट जर्मन सिटीजन्स हैं वो दीवार फांद के जो हैं उस खुले एटमॉस्फेयर में वेस्ट जर्मनी के ना जाए. Many people lost their lives in doing so. बहुत लोगों की जान चली गई ऐसा करने में. After about 4 to 4.5 decades, लगभग 4 या 4.5 दशकों के बाद वेस्टर्न जर्मनी मेड एन एस्टोनिशिंग डेवलपमेंट. और वेस्टर्न जर्मनी में काफी ज्यादा बदलाव आया, तरक्की हुई. Experts consider this as German miracle. Experts ने माना कि ये जर्मन मिरेकल था एक. There was no remarkable change in the economic condition of the Eastern Germany. और दूसरी तरफ ईस्टर्न जर्मनी में कोई चेंज नहीं आ रहा था. The Eastern German Communist government crushed all hopes of its people for political freedom and rapid economic development. ईस्टर्न जर्मनी की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसने एक तरह से लोगों की सारी उम्मीदें तोड़ दी जो पॉलिटिकल फ्रीडम को लेकर थी या कि उनका तेजी से आर्थिक तौर पर विकास होगा. Till 1990, many important and far-fetching changes
took place in international politics. अब 1990 तक बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बदलाव आए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. Owing to many reasons, the Cold War among superpowers also ended. बहुत से कारण रहे जिसकी वजह से कोल्ड वॉर भी जो था दोनों सुपर पावर्स के बीच का खत्म हो गया. These years witnessed cracks in otherwise impregnable Soviet Union. अब इन सालों में उन्होंने देखा कि जो सोवियत यूनियन था वो भी डिसइंटीग्रेट हो गया. अल्टीमेटली सोवियत यूनियन वॉज डिसइंटीग्रेटेड, मतलब कि क्रैक्स आ रहे थे, टूटने की कगार पे आ गया था. फाइनली सोवियत यूनियन टूट गया. As a consequence of it, on October 3rd, 1990, both the Germany united. नतीजा क्या हुआ? अक्टूबर 3rd, 1990 को दोनों जर्मनी यूनाइट हो गए. People broke down the German wall, which was a symbol of German division. लोगों ने वो जो जर्मन वॉल थी वो तोड़ डाली, जो कि एक सिंबल था जर्मन डिवीजन का. People considered demolition of the Berlin Wall as the end of the Cold War era and celebrated the occasion wholeheartedly. लोगों ने वो जो बर्लिन वॉर थी उसको गिरा दिया और ये माना कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, उसका दौर खत्म हो गया है, और इसीलिए उन्होंने उस अवसर को जो है पूरे दिल से खुशहाली से मनाया. टुडे यूनिफाइड जर्मनी हैज टर्न्ड आउट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पावर इन यूरोप. आज ये जो जर्मनी एक हो गया, इससे क्या हुआ? अभी तक का यूरोप का ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पावर बनके उभरा है. After 1990, they have made a tremendous effort to be the strongest economic nation in the last decade. 1990 के बाद से उन्होंने इतनी कोशिशें करी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक नेशन बन जाए पिछले दशक में. Today, it has become one of the most important and leading nations in the European Union. आज की डेट में ये सबसे महत्वपूर्ण और लीडिंग नेशन माना जाता है यूरोपियन यूनियन का. Disintegration of Soviet Union. During the last decade of the 20th century, Soviet Union's Prime Minister Mikhail Gorbachev's liberal policy led to the disintegration of Soviet Union. पिछले दशक में 20th सेंचुरी के सोवियत यूनियन के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिखाइल गोर्बाचोव, उनकी जो लिबरल नीतियां थी उससे जो है सोवियत यूनियन एक तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया. पीसफुल डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इज कंसिडर्ड एज इपोक मेकिंग इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. शांतिपूर्ण तरीके से सोवियत यूनियन का टूटना जो है अपने आप में एक नए युग की शुरुआत थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. मिखाइल गोर्बाचोव बिकम द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द सोशलिस्ट साइड ऑन 11 मार्च 1989. अब मिखाइल गोर्बाचोव जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने सोशलिस्ट साइड की तरफ से 11 मार्च 1989 को. ही हैड अ लिबरल एटीट्यूड. उनका जो रवैया था वो लिबरल था. रशिया हैड प्रोग्रेस ट्रेमेंडसली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. रशिया ने बहुत ज्यादा तरक्की करी है साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में. They had also acquired capability to compete with superpowers like America. उन्होंने अपने अंदर इतनी क्षमता डेवलप कर ली है कि वो सुपर पावर कंट्रीज जैसे अमेरिका है इनके साथ कॉम्पीट कर सके. गोर्बाचोव adopted two policies, ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्ट्रोइका. अब गोर्बाचोव ने दो नीतियां अपनाई, एक थी ग्लासनोस्ट और दूसरी थी पेरिस्ट्रोइका. In this way, Gorbachev introduced economic and political reforms in the place of single-handed communist rule. तो इस तरीके से गोर्बाचोव ने जो है नई आर्थिक और राजनीतिक बदलाव लाए जो कि अभी तक सिंगल हैंडेड कम्युनिस्ट रूल के हाथ में थे. द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, द सोवियत ब्यूरोक्रेसी एंड द रेड आर्मी स्टार्टेड वीकनिंग. नतीजा क्या हुआ? जो बहुत कड़ी पकड़ थी कम्युनिस्ट पार्टी की, सोवियत ब्यूरोक्रेसी की या जो रेड आर्मी की, अब वो कमजोर पड़ने लगी. इन 1990 प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन बिगेन. 1990 में ये प्रक्रिया शुरू हुई कि सोवियत यूनियन जो है वो बिखर गया. Today, towards the end, out of 15 states, 40 states become independent and disintegration of Soviet Union come to an end, December 1991. एंड तक आते आते 15 में से 14 स्टेट्स जो हैं वो आजाद हो गए और इस तरह से सोवियत यूनियन जो है वो खत्म हो गया दिसंबर 1991 में. India's contribution at the international level. India has contributed significantly at the international level during its freedom struggle and after independence. इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है, एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, जब वो फ्रीडम स्ट्रगल कर रही थी तब भी और इंडिपेंडेंस हासिल करने के बाद भी. इंडिया हैज ऑलवेज अपोज्ड इंपीरियलिज्म, कोलोनियलिज्म एंड इवल्स लाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. इंडिया ने हमेशा विरोध किया है साम्राज्यवाद का, ये जो कोलोनियलिज्म होता है यानी दूसरे कंट्रीज का अपनी कंट्री में रूल करना, वो, और जो बुराइयां हैं जैसे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, रंग भेद वगैरह पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका विरोध किया है. इट हैज सपोर्टेड मूवमेंट्स अपोजिंग सच इवल्स. और उसने हमेशा उन आंदोलनों का सपोर्ट किया है जो ऐसी बुराइयों के खिलाफ होते हैं.
India has always remained active in the formation of the United Nations and is actively involved in all its activities. इंडिया हमेशा एक्टिव रहा कि यूनाइटेड नेशंस को बनाया जाए और उसका एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट भी रहा है इन सारी गतिविधियों में. India has played an important role by sending its military to support the United Nations efforts in maintaining international peace and security. इंडिया ने अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है जब उसने मिलिट्री को भेजा ताकि यूनाइटेड नेशंस के एफर्ट्स को सपोर्ट मिले कि वो जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना चाह रहा है उसके लिए. India has worked appreciably by sending military troops to countries like Gaza, Cyprus, Congo and Sri Lanka during their conflicts. इंडिया ने यहाँ तक एक तरह से तारीफ का काम किया कि उसने अपने मिलिट्री ट्रूप्स जो हैं वो भेजे गाजा, साइप्रस, कॉन्गो, श्रीलंका जब वहाँ पर उनके यहाँ लड़ाइयाँ चल रही थी. इंडिया हैज हेल्प्ड एक्टिवली इन मेंटेनिंग पीस. बहुत मदद करी है पीस को मेंटेन करने में. इंडिया हैज पर्सिस्टेंटली एम्फसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ डिसआर्मामेंट टू अचीव वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी. और इसका हमेशा इस बात पर जोर रहा है कि हथियारों की जरूरत नहीं है अगर पीस और सिक्योरिटी कंट्री या वर्ल्ड में बनाए रखना है तो. मतलब हथियारों का कम से कम उपयोग हो. In this issue, it has taken leadership in debates worlds around and in making useful suggestions. इस इशू में इसकी एक तरह से जो भी आज तक की बहस हुई है उसमें लीडरशिप रही है और काफी महत्वपूर्ण सजेशन भी दिए. India has expressed the desire of the entire humanity for peace by presenting a proposal for total nuclear disarmament in the United Nations General Assembly. इंडिया ने यहाँ तक ये भी इच्छा व्यक्त करी कि पूरी इंसानियत के लिए अगर शांति कायम करनी है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो न्यूक्लियर आर्मामेंट्स हैं इनको खत्म कर दिया जाए. और ये उसने अपील रखी, प्रपोजल रखा यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में. To spend the money in the upliftment of the poor people in other countries instead of using money in the creation of nuclear weapon and military has always been a demand from India in the United Nations. जो पैसा है उसका खर्च जो गरीब लोग हैं उनकी भलाई के लिए किया जाए, उनके थोड़ा सा उनका बेटरमेंट के लिए किया जाए, बजाय पैसे का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स या मिलिट्री के लिए किया जाए. ऐसी डिमांड इंडिया की हमेशा से रही है यूनाइटेड नेशंस में. वर्ल्ड पीस हैज परमानेंटली रिमेन्ड इंडियाज प्राइमरी कंसर्न फॉर इट्स फॉरेन पॉलिसी. दुनिया में शांति रहे यही मेन इंडिया का प्राइमरी कंसर्न है जब भी उसकी जो विदेश नीति है उसमें भी. India has always remained active to achieve an atmosphere of cooperation, trust and understanding among nations. हमेशा इंडिया एक्टिव रहा है कि उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जो सहयोग का हो, भरोसे का हो और एक समझदारी का हो आपस में नेशंस के.